बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप में से किसी को फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी अपवर्क या फाइवर पे अकाउंट ज़रूर बनाया होगा। लेकिन जितने भी लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम शुरू करते हैं उनमें से कामयाब होने वालों की रेशो कम है। नाउ ऐसा क्यों है? जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कामयाब होने के लिए आपको एक खास किस्म के माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगर वो माइंडसेट आपके पास नहीं है तो आप काफ़ी जल्दी क्विट कर देंगे। इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कामयाब होने के लिए आपको किस किस्म के माइंडसेट की ज़रूरत है। क्योंकि अपवर्क और फाइवर के कोर्सेज आपको हर जगह मिल जाते हैं। काफ़ी लोग वो कोर्सेज लेते भी हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि फिर भी उनमें से काफ़ी कम लोग होते हैं जो उस पर सक्सेसफुल हो पाते हैं। आप देख रहे हैं द ब्रांडिंग गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा जाहिद। तो अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। सबसे पहली चीज़ है डिटर्मिनेशन आपने अपने माइंडसेट में ज़रूर रखनी है। उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग का सफ़र आसान नहीं होता। कभी कभार तो क्लाइंट मिलने में 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, और आपका टाइम भी लगता है और आपके पैसे भी लगते हैं। जी हाँ, 99% केसेस में पैसे लगते हैं और 1% ऐसे होते हैं जिसमें नहीं लगते, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होता है। वैसा नॉर्मली नहीं होता, वो बड़ा रेयर केस होता है। मुझे याद है कि ऐसा एक दफ़ा मेरे सामने हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने फाइवर पे अकाउंट बनाया और उसके 2 दिन बाद उसको ऑर्डर आ गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपका हौसला तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग की तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ें हों। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्टार्ट करेंगे, सपोज आपको 4 या 6 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार इसका प्रोसेस ही ये है, फ्रीलांसिंग पे होता ही ऐसे है। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे अब तक क्लाइंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़े दिनों बाद क्लाइंट मिल जाएगा। नाउ अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आपने सीधा सीधा काम करना होता है। मतलब आपको पैटर्न पता होता है, उसमें आपको चैलेंज नहीं इतना आता। मतलब चैलेंज आता है लेकिन उस किस्म का चैलेंज नहीं आता, क्योंकि आपको काम का ऑलरेडी पता होता है और काम एक पैटर्न में चल रहा होता है। लेकिन वहीं जब आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो केस बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें आप अपने जहन में रखना है कि आपको डेली बेसिस पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने नोट किया कि काफ़ी लोग इस पॉइंट पे आके भी क्विट कर देते हैं। मतलब वो पहला पार्ट गुजार लेते हैं जो मुश्किल होता है, जिसमें 4-6 महीने आपको वेट करना पड़ता है क्लाइंट के लिए, आपके पैसे भी लगते हैं, आपका टाइम भी लगता है। लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि यार शायद हमें ये काम आता नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो क्योंकि क्लाइंट डिफरेंट होते हैं, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कोई काम 100% आता हो। तो जब आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपने वो प्रोजेक्ट ले लेना है। उसके बाद आपने फिगर आउट करना है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। और उसको फिगर आउट करना आपके लिए मुश्किल होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, आपके पास गूगल भी है, आपके पास यूट्यूब भी है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाती है तीसरी चीज, कंटिन्यूस लर्निंग। आपने अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना है, ठीक है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हर चीज को रिप्लेस करता जा रहा है। मुझे लगता है कि और चंद सालों तक वो सारी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसकी वजह से कितने कंटेंट राइटर्स की जॉब गई होगी। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये एआई का दौर है, तो आपने एक चीज पे बैठे नहीं रहना। यानी कि आपने एक स्किल सीख लिया, बस आप उसी स्किल से सोच रहे हैं कि मैं इसी से पैसा कमाता जाऊंगा। नहीं, आपने हो सके तो डिफरेंट स्किल भी सीख लेना है, नहीं तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्किल है इसको आपने डेली बेसिस पे पॉलिश करते रहना है। नाउ 4th नंबर पे आती है क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना आना चाहिए। तो मैंने क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच की बात की है। बेसिकली इसमें मैंने एक ही पॉइंट डिस्कस करना है, वो ये है कि मैंने नोट किया है कि जब आपको नया क्लाइंट मिलता है ना, अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूं, जो मैं भी आपको बातें बता रहा हूँ ये फैक्ट नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे खुद 7 साल हो गए हैं, मैंने एज अ यूआई डिज़ाइनर भी काम किया है, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम किया है, एज अ सोशल मीडिया मार्केटियर भी काम किया हुआ है, और एज अ वेबसाइट डेवलपर भी काम किया है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ये नोट किया है, बल्कि नोट क्या किया, मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि जब आपको यानी कि फर्स्ट क्लाइंट मिलता है कि आपने काफ़ी उस क्लाइंट के लिए मेहनत की होती है, ज़ाहिर है फर्स्ट क्लाइंट सबसे मुश्किल होता है। और जब आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलता है तो आपके हाथ पांव थोड़े से फूल जाते हैं, और जब आप उसके साथ मीटिंग में बैठते हैं तो क्या होता है, आप थोड़े से नर्वस हो गए होते हैं। वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, आपके वो रिक्वायरमेंट्स ऊपर से गुजर जाती हैं, आपको समझ में नहीं आती रिक्वायरमेंट, तो उससे आप उससे दोबारा क्वेश्चन भी नहीं करते। आपको लगता है कि मैं इससे पूछूंगा कि सर एक बार रिपीट कर दें तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं इसको ये ना लगे कि यार इसको तो काम ही नहीं आता। बस इसी सोच को लेकर लोग क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन इससे होता क्या है कि काम और ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं करते, और जब वो उसको प्रोडक्ट उसकी बनाकर डिज़ाइन कर देते हैं तो वो क्लाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्लाइंट कहता है तो मैंने मांगा ही नहीं था, तो वो क्लाइंट और बिगड़ जाता है, फिर दोबारा उससे काम नहीं करवाता। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। क्लाइंट की ने अगर आपको रिक्वायरमेंट बताई है और नर्वस होने की वजह से, या फिर आपका फर्स्ट टाइम था, आपको बातें समझ में नहीं आई, तो आपने वो क्लाइंट से पूछ लेनी है। हाँ, पूछने का एक तरीका होता है, ऐसे डायरेक्ट ना पूछें कि नहीं सर दोबारा बताइए, समझ में नहीं आई, ये बात ना कीजिएगा।
बल्कि इसको पूछने के भी तरीके हैं। आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि सर काइंडली एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। मैंने नोट तो बहरहाल सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स कर ली हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट बना कर दूँ वो बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। तो बस टैली करना है मैंने, तो मेक श्योर करने के लिए एक बार वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर दें तो क्लाइंट रिपीट कर देगा। हमारा 5th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे मैंने चुन के निकाले हैं बीच में से, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखें, जब आपके पास क्लाइंट नहीं होता तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है, तो आप चाह रहे होते हैं कि मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए। तो जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसका अच्छे से काम करते हैं, तब आपको इतना फील नहीं होता कि टाइम का कोई इशू आएगा। आप दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह कोई 10-20 क्लाइंट मुझे दे दे। तो होता ही है कि जब आपको दूसरा क्लाइंट आ जाता है, उसके बाद तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, तब आपको पता लगता है कि यार ये तो मतलब प्रॉब्लम हुई जा रही है कि मैं किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट पे काम करने की बजाय ये काम आप पहले ही कर लें। जब आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है ना, आपके पास टाइम है, तो तब आप इस तरह से शेड्यूल अपना बना लें या इस तरह से पहले ही उसको प्लान कर लें कि यार जब मेरे पास इतना वर्कलोड आएगा तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं फिर उस बात को रिपीट कर दूं कि ये सफ़र मुश्किल है। यानी इससे मेरा ये मतलब नहीं कि ये नामुमकिन है या आप इसको करें नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अपना माइंड सेट उसी हिसाब से रखें, क्योंकि जब हम अपना माइंड ऐसे बना लेते हैं ना किसी चीज़ को देख कर के यार ये तो बहुत ईजी है, फिर जब हम वो काम करते हैं और हमें मुश्किल फेस करनी पड़ती है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, हमें वो एक्स्ट्रा ही मुश्किल लगने लग जाता है। तो जब आपने ज़हन में पहले सोचा होगा कि हाँ यार ये काम मतलब टाइम मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, तो तब आपको वो काम इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और याद रखें, शुरू के मंथ्स में आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ेगा, बाहर से नहीं बल्कि अपने घर वालों की तरफ से भी फेस करना पड़ेगा। वो भी देखकर आपको ये कहेंगे कि यार ये शायद वेला है और ये कुछ करता नहीं है। तो आपने इससे भी परेशानी हो ना, बेसिकली अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन उनका उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं होता, तो उस वजह से अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं। देख के आपने ये सोच लेना है कि यार जो बंदे ने ये सफ़र किया है, जो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर एंटरप्रेन्योर है कि स्क्रैच से एक बिजनेस को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उस हर बंदे ने ये चीज़ फेस की हुई है। तो बस आपने इसी बात को सोचकर इस बात से मोटिवेट हो जाना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।